अररिया ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार के अंदर जिस तरह से अररिया ज़िले की बात की जाए तो 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ आते हैं, जिसमें से बेसनगंज एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर विद्यासागर केसरी ने पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान 1,01,000 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को गेन किया था, यानी कि हासिल किया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे जीत दर्ज करने से नाकारा रही थी। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी उलटफेर देखने को मिले, लेकिन इस बार इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफ़ी बड़े उलटफेर इस जगह पर हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट की अगर बात की जाए या फिर अन्य कई मुद्दों की, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का बड़ा मैजिकल उलटफेर देखने को नहीं मिला है जिस तरह से होना चाहिए था। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है इसके अंदर रानीगंज विधानसभा क्षेत्र। अररिया के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन रानीगंज की एक अपनी अलग अहमियत है। 2304 वोटों के जो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला था। जनता दल यूनाइटेड अश्मित ऋषिदेव यहाँ पर जीत कर आए थे, जिन्होंने 81,901 वोट हासिल किया था। आरजेडी की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अविनाश मंगलम यहाँ पर 79,597 वोट हासिल करके दूसरे नंबर की पोजीशन पर रहे थे। रोशन देवी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी थी, जो 2412 वोट उन्होंने हासिल किए था। ये बताने का असल मकसद सिर्फ यही है कि आरजेडी को इस बात की समझ हो जानी चाहिए कि रोशन देवी अगर 2412 वोट हासिल करती है और विक्ट्री मार्जिन जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में 2304 रहता है, तो इस बात का मतलब साफ है कि एमआईएम को साथ लेकर चुनाव लड़ना ज़रूरी होगा। नहीं तो इस तरह विधानसभा क्षेत्र की तरह ही अगले कई विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है तो उनको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां पर अगर बात की जाए तो काफ़ी कांटे की टक्कर की बजाय अच्छी टक्कर देखने को मिली थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी आरजेडी के अनिल कुमार यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। जयप्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में यह कामयाब हुए थे। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हदीस साहब ने 5,455 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। और इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा मुकाबला जो है तो देखने को मिला था। 58,397 वोट हासिल करके जयप्रकाश यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो काफ़ी फीका दिखा था। अनिल कुमार यादव यहाँ पर सेकंड नंबर पर थे, लेकिन विपक्ष का रोल जो है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्ले करने में नाकाम रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से ही नरपतगंज के अंदर आरजेडी के कोई बड़ा नेता नज़र नहीं आता है कि ताकि वो यहाँ पर की जनता को डिफेंड कर सके और यहाँ पर की जनता को जो है तो मैं आपको बता दूं कि इंसाफ दिला सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूर्णिया डिवीज़न की अगर बात की जाए तो इस तरह की अररिया ज़िले के अंदर देखा जाए तो काफ़ी कम देखने को मिला है। अररिया की अगर हम बात करें तो अररिया के अंदर मैं आपको बता दूं कि अवीदुर रहमान ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, जो अपने आप में बड़ी बात है। अवीदुर रहमान की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने जो है तो काफ़ी हद तक के काम ज़रूर किया है। जनता की अगर बात करें तो जनता आज भी जो है तो उनके साथ नज़र आती है। एमआईएम भी यहाँ पर जो तो चुनावी मैदान में थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तीसरे नंबर पर रह गई थी। शगुफ्ता आज़मी जो तो मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर 55,118 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही थी। अवीदुर रहमान की बात की जाए तो 1,03,054 वोट हासिल करके दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो
यहाँ पर पहले नंबर की पोजीशन पर रहे थे। तकरीबन पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर देखा जाए तो 54.84% में अवीदुर रहमान ने अररिया के अंदर जो तो अपनी पकड़ मजबूत की थी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई अन्य चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट और कई अन्य मुद्दों के ऊपर जो है तो यहाँ पर बात की जाती है, तो अररिया के अंदर अगर बात की जाए पूरे ज़िले के अंदर तो अररिया के अंदर काफ़ी हद तक के डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित का यहाँ पर समावेश है, उसके चलते यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो काफ़ी हद तक के डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शाहनवाज आलम, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये MIM के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो चुनाव जीत कर गए थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया था और RJD में अपना समावेश इख्तियार कर लिया था। 59,596 वोटों की दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शानदार वोटिंग हासिल करने के बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने MIM को छोड़ा था। सरफराज आलम जो RJD के प्रत्याशी थे पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान, अब दोनों में से कौन जो है तो चुनावी मैदान में रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से वोट मिला था, वो सीधी तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष वो जो है तो यहाँ के MIM के नेताओं की वजह से ही मिला था। शाहनवाज आलम भी जो तो माइग्रेटिव पीपल के तौर पर देखे गए थे। सिकटी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विजय कुमार मंडल जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत कर आने में यह कामयाब हुए थे। 84,128 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं शत्रुघ्न प्रसाद सुमन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RJD के प्रत्याशी के तौर पर सेकंड नंबर पर रहे थे। काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, तकरीबन 14,000 से थोड़ा सा जायद वोटों का मार्जिन जो है तो रहा था। पिछड़ा दलित आरक्षित और अन्य समाज की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिकटी के अंदर RJD के साथ काफ़ी अच्छा जुड़ा था, लेकिन कई अन्य पॉलिटिकल प्रत्याशियों के चलते यहाँ पर जो है तो RJD को नुकसान हुआ था, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के चलते RJD को इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधा नुकसान हुआ था, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से RJD की एक राजनीतिक सूझबूझ है और राजनीतिक चाल है, राजनीतिक पकड़ है, उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान होता ही रहता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज को अगर RJD साथ में लेकर चलती हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है तो एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा दोस्तों सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो RJD की जिस तरह की राजनीति है उसके चलते RJD को बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।